गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड के लेक्चर नंबर 3 में। प्यारे दोस्तों, हमने लेक्चर 1 में आप सभी ने पढ़ा है कि लेक्चर 1 में हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था और लेक्चर 2 में हमने चार्ज के प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि चार्ज को कैसे पैदा करते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर उसको देख लें, क्योंकि वो आपका बेस है। इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड की वो बेस है, तो बेस स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और उस पर हमने ढेर सारे क्वेश्चन कराए थे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बोर्ड एग्जाम में इस साल आने की संभावना है। तो आज की क्लास हम लोग उससे आगे की पढ़ाई करेंगे और आज की क्लास है लेक्चर नंबर 3। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग डेंसिटी ऑफ चार्ज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और यही डेंसिटी ऑफ चार्ज आगे चलकर इसका डेरिवेशन बन जाता है। इसलिए जो आज का जो क्लास है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा था उसको अगर हम 2 मिनट में यहाँ पर रिविज़न कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। देखिए, जो हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था कि चार्ज के बारे में, कि चार्ज एक इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक प्रोटॉन होते हैं, निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, उसकी एसआई यूनिट देखा था, डायमेंशन देखा था, और सबसे बड़ी खासियत हमने यहाँ पे ये देखा था कि लाइक चार्ज रिपेल कर रहा था और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट कर रहा था। उसके बाद लेक्चर 2 में हमने प्रोडक्शन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ा था कि चार्ज को कैसे पैदा करते हैं, और उसमें आप लोग को मैंने सिखाया था फ्रिक्शन मेथड, कि जब हम 2 बॉडी को रब करते हैं तो जब बॉडी आपस में रब होती है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है और जिससे बॉडी चार्ज होती है। और वहाँ पर एक चीज़ बताया गया था, जब हम 2 बॉडी को आपस में रब करेंगे, ठीक है ना, तो जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को लेता है उसके पास निगेटिव चार्ज होती है और जिसने दिया है उसके पास पॉजिटिव चार्ज होती है, और दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होती है। क्लियर है। और साथ ही साथ मैंने वहाँ पे एक नोट करके पॉइंट भी लिखवाया था आपको कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका बहुत अहम रोल है कि चार्ज जो मेरा होता है वो बिना मास का एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब चार्ज हवा में नहीं रहेगा। जस्ट लाइक मान लीजिए पानी हवा में नहीं रह सकता है, तो चार्ज उसी तरह हवा में नहीं रहेगा। तो हम इस पॉइंट को याद रखेंगे कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप हेडिंग दीजिए डेंसिटी ऑफ चार्ज, ठीक है ना। तो यहाँ पे हेडिंग दिया जाएगा डेंसिटी ऑफ चार्ज। देखिए, डेंसिटी ऑफ चार्ज जो है इसको कोई बोलता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, की मतलब चार्ज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो सबसे आसान मेथड से हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। हम कुछ समय के लिए ये मान लेते हैं, सबसे पहली बात है कि चार्ज को तो हम सभी ने देखा नहीं है, बस उसको हम एज्यूम करके पढ़ाई करते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि जो मेरा चार्ज है, जो आप सभी चार्ज जो बोल रहे हो उसको हम लोग पानी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बाबू? पानी। कि मतलब जैसे पानी का बिहेव होगा वैसे ही चार्ज का बिहेव होगा, ठीक है ना। जहाँ पानी रह सकता है वहीं चार्ज रह सकता है। चलिए ठीक है, और हम लोग इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। डेंसिटी ऑफ चार्ज, डेंसिटी ऑफ चार्ज को 3 पार्ट में बांटा गया है। एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक सरफेस चार्ज डेंसिटी, और 3rd नंबर होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। उसको समझते हैं और एक एग्जाम्पल की मदद से, सबसे आसान एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे हम इसको आपको समझाते हैं। मान लीजिए एक रड है, हमने क्या ले लिया? एक रड, ठीक है ना। एक रड ले लिया और एक आप ले लीजिए, मान लेते हैं फुटबॉल। आप देखे होंगे फुटबॉल देखे ना, वही चीज़ है, बस समझने की कोशिश कीजिए फुटबॉल, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने चार्ज को पानी मान कर रखा है, और यहाँ पे मान लीजिए एक ऐसा बॉडी है जो पूरा ठोस हो, मतलब यहाँ पे ये रड है आपका। फुटबॉल कहने का मतलब ये हुआ कि एक हॉलो स्फीयर होनी चाहिए। हॉलो स्फीयर का मतलब समझ रहे हैं ना, जो अंदर से खाली हो। हॉलो स्फीयर खोखला हो, जैसे फुटबॉल होता है प्लास्टिक का बॉल जो अंदर से खाली होता है, अंदर में कुछ नहीं होता है, अंदर में एयर होती है। और एक ऐसा बॉल जो पूरे तरफ से, मतलब लोहे का जो गोला होता है पूरी जो सॉलिड हो। तो मान लीजिए सॉलिड बॉल है, सॉलिड स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। अब हम तीनों को बारी बारी से चार्ज देंगे, इसको भी चार्ज देंगे, इसको भी चार्ज देंगे और इसको भी चार्ज देखेंगे, और हम देखेंगे कि जो चार्ज का नेचर है, बिहेव है, वो कैसे बिहेव करता है। अब देखिए, अभी हमने आपको बोला था कि कुछ समय के लिए हमने चार्ज को अगर हम पानी मान लेते हैं तो बड़ा अच्छा रहता समझने में। तो हमने मान लिया है कि जब हम इस रड को अगर हम चार्ज देंगे यानी पानी देंगे, यानी अगर हम इस रड को पानी में डाल कर निकालेंगे तो आप देखेंगे कि जो मेरा पानी है यानी चार्ज जो है पूरे रड पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया रहेगा।
बात समझ में आ रही है? मतलब अगर हम इस रड को चार्ज देंगे तो जो मेरा चार्ज होगा पूरे रड पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक समान डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसको डालेंगे पानी में, तो अगर पानी का लेप जो अगर इस रड पे आएगा तो बिल्कुल एक समान आएगा, यूनिफॉर्म आया। उसी तरह अगर हम इसको चार्ज देंगे तो आप देखेंगे कि चार्ज कहाँ पर रहेगा, बस इसके सरफेस पे आ जाएगा, क्योंकि होलो स्फीयर है, अंदर से खोखला है, तो चार्ज सरफेस पे ही ना रहेगा। ठीक है, अगर हम इसको चार्ज देंगे तो आप देखेंगे चार्ज जो होगा इसके सरफेस पे तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसके अंदर भी चार्ज का चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्ज कैसे बिहेव कर रहा है। अलग अलग बॉडी पे चार्ज का बिहेवियर अलग अलग है। अगर कभी रड पे जब चार्ज होता है तो उसको लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, अगर सरफेस पे चार्ज हो तो उसको सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, अगर वॉल्यूम में पूरे सॉलिड इस पे पूरा जो चार्ज है उसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। समझ में आ गया होगा? देखिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहने का मतलब होता है इसकी जो यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो आपको समझ में आ गया कि जब चार्ज रड पे होता है तो उसको लीनियर, जब चार्ज सरफेस पे होगा तो उसको सरफेस, जब चार्ज अंदर इनसाइड और सरफेस पे होगा मतलब बाहर होगा उसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। ये क्लियर है? देखिए, बस यही हमको पढ़ना था। अब इसको फार्मूला में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको समझते हैं। देखिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी सब जो होता है यहाँ पे एक यूनिट लेंथ के बारे में बताता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी कहने का मतलब ये होता है कि एक यूनिट लेंथ में मतलब 1 मीटर रड पे कितने चार्ज बैठा है उसको लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। कहने का मतलब मान लेते हैं अगर इस रड की लंबाई L रहता, L मीटर लंबा रहता और इसको अगर आप चार्ज देते हैं, ठीक है, और मान लो इसकी लंबाई 5 मीटर है, ठीक है, और इस पे आपने चार्ज दिया 10 कूलम, तो जैसे ही आप 10 कूलम चार्ज जब हम रड पे देंगे तो 5 मीटर लंबा रड में बढ़ जाएगा कि नहीं? बिल्कुल बढ़ जाएगा। उसी टाइम में आपसे बोला जाए कि आप बताइए 1 मीटर लंबाई में कितने चार्ज होगा, तो आप क्या बोलोगे कि 2 कूलम। कैसे 2 कूलम आया? तो 2 कूलम लाने के लिए पूरे चार्ज को पूरे लेंथ से डिवाइड कर दीजिए, मतलब Q/L, तो यही तो हो गया लैम्डा। यही होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है ना, बस इसको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले आप हेडिंग दे दीजिए, उसके बाद पहला हेडिंग दीजिए। हेडिंग देने के बाद पहला पॉइंट लिखेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी समझ में आ गया? रड के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस के लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, पूरे के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे हेडिंग देंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। पहला पॉइंट होगा आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? लैम्डा से। उल्टा वाई के जैसा होता है, यही आपका लैम्डा है, लैम्डा। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी कब अप्लीकेबल है? लीनियर चार्ज डेंसिटी जो डिफाइंड है जो चार्ज पर यूनिट लेंथ। लीनियर चार्ज डेंसिटी कहता है कि हम तभी डिफाइंड है 1 यूनिट लेंथ में कितने चार्ज है उसको लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। यानी कहने का मतलब अगर हम एक रड ले लें, ठीक है ना, सेम वही एग्जाम्पल को हम फिर से समझा दे रहे हैं। इस पे आपने चार्ज दे दिया जिसकी अमाउंट टोटल चार्ज कितना है, मान लो 10 कूलम, और इस रड की अगर लंबाई है मान लेते हैं 5 मीटर। वही बात हो गया कि 5 आदमी में अगर 10 रुपये को बांटना होगा तो एक आदमी को कितने रुपए पड़ेंगे? तो 2 रुपये। तो टोटल चार्ज को टोटल लेंथ से डिवाइड कर देंगे, मतलब 1 यूनिट लेंथ में आपको चार्ज मिल जाएगी। तो इसको बोलेंगे इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ। 1 यूनिट लेंथ में कितने चार्ज है उसको अगर हम डिफाइन करते हैं तो उसी को बोला जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी जब भी आपको निकालना होगा तो लैम्डा इक्वल टू क्या कर दोगे? टोटल चार्ज को जितना बॉडी पे दिया रहेगा उसको हम टोटल लेंथ से डिवाइड कर देंगे। यही मेरा लीनियर चार्ज डेंसिटी हुआ। और यहाँ से फॉर्मूला आएगा लैम्डा इक्वल टू टोटल चार्ज Q और लेंथ क्या हो जाएगा? L। लैम्डा इक्वल टू Q/L हो जाएगा। और आप बताओ इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? सब किसी ने पढ़ा होगा। एसआई यूनिट चार्ज का एसआई यूनिट क्या था? कूलम। और लेंथ का यूनिट क्या होगा? मीटर। तो ये भी हम याद रखेंगे। ठीक है, यही है आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी। जब चार्ज पूरे रड पे फैला हो और 1 यूनिट लेंथ में कितने चार्ज निकालनी है उसके लिए हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अगला बढ़ते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी की ओर। चलिए, हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका सेकेंड नंबर,
सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब ये होता है कि जब चार्ज सरफेस पे हो, ठीक ना। इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल तो ये हो गया, एक होलो स्फीयर ले लीजिए। एक होलो स्फीयर जब आप इसको चार्ज देंगे, ध्यान समझिएगा इसको, जब हम इस पे चार्ज देंगे तो चार्ज सरफेस पे रहेगा। तो ये भी एक सरफेस चार्ज डेंसिटी का एग्जांपल है कि चार्ज अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, ठीक है ना। अगर हम एक प्लेन शीट ले लेते हैं, प्लेन शीट जो पेपर का पेज होता है उसको प्लेन शीट मानेंगे। जब हम इस पे चार्ज देंगे तो चार्ज कहाँ रहेगा? सरफेस पे रहेगा, ठीक है। तो ये भी सरफेस चार्ज डेंसिटी का एग्जांपल है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। अच्छा, एक और एग्जांपल हो सकता है, अगर हम ये प्लेन शीट हो गया आपका, सारे एग्जांपल को ध्यान में रखना है। अगर हम एक अगर हम एक सिलेंड्रिकल शेप का ले लें, सिलेंड्रिकल शेप का ले लें जो अंदर से खाली है, ठीक है ना। अगर हम इस पे चार्ज देंगे तो चार्ज सरफेस पे ही ना रहेगा, क्योंकि सिलेंडर अंदर से खोखला होता है, तो चार्ज तो यहाँ पर रहेगा। ये बस यही है सरफेस चार्ज डेंसिटी का एग्जांपल। हॉलो स्फीयर, प्लेन शीट, चाहे सिलेंडर। और इसके लिए डिफिनीसन अगर हम यहाँ पे वही बताएंगे, देखिए लेंथ, रड में लेंथ होती है, लेकिन स्फीयर में इसमें एरिया होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस प्लेन शीट को हमने चार्ज दिया है 20 कूलम, कितने चार्ज दिया गया? 20 कूलम, और इसकी एरिया जो है 4 मीटर स्क्वायर है। तो आपसे बोला जाए ठीक है एरिया 4 मीटर स्क्वायर है, 20 कूलम चार्ज दिए तो पूरा फैला होगा, तो अगर 1 मीटर स्क्वायर में कितने चार्ज होंगे तो आप क्या जवाब दीजिएगा? 4 मीटर स्क्वायर में 20 कूलम, तो 1 मीटर स्क्वायर में 5 कूलम, ठीक है ना। तो कैसे आपने निकाला? टोटल चार्ज को टोटल एरिया से भाग दे दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से 1 यूनिट एरिया में जो चार्ज होगी उसी को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, और डिफिनीसन बहुत आसान है। उसी तरह से हम यहाँ भी देंगे कि इट इज़ डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट। वहाँ पे अगर आप देखेंगे लेंथ लिखा गया था, लेकिन यहाँ पे क्या है? एरिया, ठीक है। अगर यहाँ पे इसका फॉर्मूला बनाओगे तो क्या होगा? टोटल चार्ज जो दिया रहेगा बॉडी का, उसको क्या किससे डिवाइड कर देंगे? टोटल एरिया से। समझ रहे हैं ना बात? सिग्मा इक्वल हो जाएगा Q/A, ठीक है। अच्छा, इसकी ये साइन यूनिट क्या होगी बताइए? ये साइन यूनिट थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो हम ऐसा यूनिट भी याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द लिखा गया है, थोड़ा सा समझना है, एरिया। तो एरिया डिसाइड करेगा कि हम चार्ज कौन से बॉडी को दिए हैं। क्या हॉलो स्फीयर को दिए हैं? अगर हॉलो स्फीयर को दिए होंगे तो इसका रेडियस होता है, और इसकी एरिया का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 4πr²। तो यहाँ से एरिया निकाल कर वहाँ रख देंगे। अगर प्लेन शीट दिया होगा तो इसकी एरिया भी आपने पढ़ा होगा लंबाई गुने चौड़ाई। यहाँ से लंबाई और चौड़ाई रहेगा तब ना एरिया निकालेंगे। और इसकी एरिया निकालना होगा तो सिलेंडर का एरिया फॉर्मूला पढ़ेंगे 2πrl। एल मतलब इसकी लंबाई, आर का मतलब इसकी रेडियस। तो अलग अलग बॉडी के लिए एरिया की फार्मूला अलग अलग होती है। इसको सारे पॉइंटों को आपको ध्यान में रखना है, इसको नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की ओर। चलिए हो गया। चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे, थर्ड पॉइंट, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, देखिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सब ये भी वैसा ही है। अगर आपने थोड़ा सा भी इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रो पी का जैसा ही होता है। देखिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब ये हो गया, इसमें भी एक यूनिट वॉल्यूम में कितने चार्ज हैं उसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। डिफिनीशन सेम वही होगा, वैसा ही होगा। इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। और यहाँ पे जो एग्जांपल लेंगे, यहाँ पे हॉलो स्फीयर नहीं लेंगे बाबू, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर, ठीक ना, सॉलिड स्फीयर। यहाँ पे एग्जांपल क्या लेंगे? सॉलिड स्फीयर।
जब हम इसके ऊपर चार्ज देंगे तो चार्ज अंदर भी रहेगा, क्योंकि अंदर भी इसमें बॉडी है, ठीक है ना, पूरे भरा हुआ है, और चार्ज इसके सरफेस पे भी रहेगा। जस्ट लाइक छेना देखे हैं ना, सॉलिड होता है, अगर उसको रस में डाल देंगे तो रस अंदर भी तो जाएगा, बस वही है। बस वैसे ही समझिए कि जब हम इसको चार्ज देंगे अंदर भी रहेगा बाहर भी रहेगा, क्योंकि चार्ज वहीं पे रहता है जहाँ पे मास हो, तो अंदर मास है तो चार्ज होगा ही होगा। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालना होगा तो टोटल चार्ज को क्या कर देंगे, टोटल वॉल्यूम से, ठीक है ना, डिवाइड कर देंगे तो रो बराबर क्या हो जाएगा, Q/V। यहाँ से ये भी फार्मूला मिल गया। और इसकी SI यूनिट अगर निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, बोलिए तो SI यूनिट, बोलिए, पढ़ाई किए हैं आप, कूलम्ब पर मीटर क्यूब। समझ में आ रहा है ना। अच्छा, इसकी वॉल्यूम अगर निकालना हो तो इसकी आयतन आपको पता होना चाहिए। वॉल्यूम अगर इसकी रेडियस R है तो इसकी जो आयतन होती है, फार्मूला पढ़ेंगे सॉलिड के लिए 4/3 πr3। ये फार्मूला आपको इसलिए बता दे रहे हैं कि अगर मान लीजिए इन दैट केस अगर कभी वॉल्यूम ना देकर इसकी रेडियस दिया हो तो यहाँ से वॉल्यूम निकाल कर तब यहाँ अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अभी की क्लास, अभी हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तीनों देखा। इसको नोट कीजिए जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। इस पर जो क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, उस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे करेंगे और देखेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए, हो गया, देखिए आप, अब हम लोग क्वेश्चन को करेंगे यहाँ पर। हाँ, चलिए यहाँ पे हम लोग अब कुछ क्वेश्चन को करते हैं डेंसिटी ऑफ चार्ज से रिलेटेड। देखिए, डेंसिटी ऑफ चार्ज के अंदर हमने 3 पॉइंट को डिस्कस किया। एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो क्या था फार्मूला याद कीजिए, Q/L, ठीक है। एक था सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, Q/A, ठीक है। और एक था एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, इसके लिए क्या था, Q/V। इस तीनों फार्मूला को आपको याद रखना है। इसकी SI यूनिट की तरफ अगर बढ़ें तो कूलम्ब पर मीटर, इसकी SI यूनिट क्या था, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, और इसकी SI यूनिट क्या था, कूलम्ब पर मीटर क्यूब। बस इस फार्मूला को एक जगह लिख लेंगे और आगे की तरह हम लोग पढ़ाई करेंगे। अगर जिनको फार्मूला चाहिए, चाहे हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको पूरे हैंड रिटन नोट्स, फार्मूला, ऑब्जेक्टिव सारे वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है। जाइए वहाँ से आराम से पढ़ाई कीजिए और बोर्ड एग्जाम की वहाँ से 100% की तैयारी हो जाएगी आपका फिजिक्स की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस फार्मूला को देख लीजिए और क्वेश्चन खुद से सॉल्व कीजिए। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। इस क्वेश्चन को देखने से नहीं लग रहा है कि हम खुद से बना लेंगे अगर फार्मूला याद रहेगा तो। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप बता भी सकते हैं कि इसका आंसर कौन होगा। कह रहा है कि सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज इक्वल टू, देखिए 2021 में पूछा हुआ है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है सिग्मा इक्वल टू चार्ज बाई एरिया, चार्ज बाई एरिया, ठीक है। बहुत आसान है। बस यहाँ देखिए, यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, अरे वही चीज़ है, वहाँ पे फॉर्मूला पूछा है, यहाँ यूनिट पूछा है, तो कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, ए के पास जाएंगे, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन 2011 में पूछा हुआ। अगला देखिए, फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछा, वही चीज़, सिग्मा इक्वल टू चार्ज बाई एरिया। ऑप्शन कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज है, तो देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो आपको याद रखनी है, ठीक है ना। और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे मैंने उसको बता दिया। अब आगे हम लोग यहाँ से पढ़ाई करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एक क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम में पक्का बनता ही बनता है, तो आप इसको 100% करके जाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज जो होता है, इसको 3 पार्ट में हम लोग पढ़ाई करते हैं। पहला होता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, पहला कौन सी है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ठीक है ना। दूसरा है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और तीसरा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तब पहले एडिटिविटी ऑफ चार्ज की तरफ हम देखते हैं। देखिए, एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज के जो गुण हैं उसको तो जानना जरूरी है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में सबसे पहले हम समझेंगे एडिटिविटी ऑफ चार्ज को, यहाँ पे क्या कहता है। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज कहने का मतलब होता है कि नाम से ही क्लियर हो रहा है बाबू कि चार्ज को ऐड करने के लिए कह रहा है। चार्ज को क्या करने के लिए कह रहा है, ऐड करने के लिए। और हम ये जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है और स्केलर क्वांटिटी को ऐड करना बहुत ही आसान है।
तो इसका अगर डेफिनेशन पर लिखना होगा तो हम यही लिखेंगे कि देखिए कि किसी बॉडी पे मान लेते हैं कोई बॉडी है और इस बॉडी पे जितने चार्ज दिया हुआ है 2 कूलम, 4 कूलम, 6 कूलम, 5 कूलम, इसको टोटल कितने कूलम हुआ, टोटल जोड़िएगा तो कितना होगा 6, 4, 5, 2, 6, 4, 10, 17 कूलम हुआ कि नहीं। यही होता है आपका एडिटिविटी ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है और किसी बॉडी पे दिए गए टोटल चार्ज को ऐड करके दिखा देना ही क्या कहलाता है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। बस इसको डिफिनेशन बना कर लिखेंगे कि चार्ज, समझते हैं यहाँ पे, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक ना। सो द टोटल चार्ज given of the system obtained by simply adding the different charge with proper sign according to their charge। अब तो समझ में आ गया होगा, इसको समझ लेते हैं। देखिए एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या कहता है, सबसे पहली बात बोलता है कि चार्ज जो मेरा है बाबू, चार्ज कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, सो इसलिए द टोटल चार्ज गिवन ऑफ दिस सिस्टम, अगर किसी सिस्टम पे बॉडी पे जितने चार्ज दिए गए हैं उसको ऑब्टेन कर देते हैं, मतलब सिंपल ऐड कर देते हैं। द डिफरेंट चार्ज, अलग अलग चार्जों को हम लोग सिंपल जोड़ देते हैं विथ प्रॉपर साइन के अनुसार अकॉर्डिंग टू देयर चार्ज। अगर चार्ज प्लस में होगा तो जोड़ेंगे, माइनस में होगा तो घटाएंगे। यही मेरा क्या कहलाता है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एडिटिविटी ऑफ चार्ज को बहुत अच्छी तरह से आपने समझ लिया, इसको नोट कीजिए। अगला पॉइंट है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना। चलिए हो गया, अगले पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की ओर। अगला पॉइंट कौन है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखिए सेकेंड नंबर पॉइंट है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखिए चार्ज आपसे पूछता है कि चार्ज, देखिए यहाँ पे चार्ज कंजर्व होती है, मतलब यहाँ पे यही बोला गया आपसे कि चार्ज हमेशा क्या होती है बाबू, कंजर्व होती है। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि चार्ज को, जैसे एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है, एक का लॉस होता है तो दूसरे का गेन होता है। जैसे एनर्जी जो होती है, टोटल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कितने तरह का होती है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है वहाँ पोटेंशियल एनर्जी का गेन होता है, जहाँ पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होता है वहाँ काइनेटिक एनर्जी का गेन होता है। कहीं कहीं एक ऐसे पॉइंट आते हैं कि जहाँ पे दोनों एनर्जी इक्वल हो जाता है, मतलब वहाँ पे हमेशा कंजर्व होती है। कहने का मतलब अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो अगर आप किसी को दे देते हैं, फिर आप ले जाइएगा, चाहे वो आपको दे देगा, आप वो लेते हैं, तो टोटल मिलकर कितनी होनी चाहिए, 100 रुपये ही होनी चाहिए। उसी तरह चार्ज हमेशा क्या होता है, कंजर्व। उसको एक आसान एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 बॉडी है, कितने बॉडी हैं, 2। इस पे चार्ज 0 है और इस पे भी चार्ज कितने हैं, 0। ये बॉडी ए है और बॉडी बी है। अभी उसको अगर आप चाहते हैं कि चलो इस बॉडी को हम चार्ज करें, तो क्या कीजिएगा, आपस में रब कीजिएगा ना, बाय फ्रिक्शन। तो यही कहता है कि जब 2 बॉडी को आपस में रब करते हैं तो एक का लॉस होता है और दूसरे का गेन होता है इलेक्ट्रॉन का। अगर मान लीजिए ए ने इलेक्ट्रॉन दे दिया है बी को, तो इसके पास तो लेने से चार्ज हुआ है ना, लेने से चार्ज हुआ, तो इस पर माइनस अगर 2 कूलम चार्ज आया तो इस पर कितना चार्ज आएगा, +2 कूलम।
ठीक है। अब पहले बताइए, अगर हम 0 और 0 को जोड़ दें तो टोटल चार्ज कितना होता है? 0। अभी भी दोनों बॉडी को अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल कितना होगा? 0। यही तो है कंजर्वेशन, पहले 0 था, अभी भी क्या है? 0। यानी कहने का मतलब चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को ना हम क्रिएट कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, ना ही हम उसको ख़त्म कर सकते हैं या नष्ट कर सकते हैं। हम बस एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करके दिखा सकते हैं कि बॉडी चार्ज है, ठीक है ना। इसलिए हम बोलते हैं कि चार्ज जो हमेशा क्या होता है? कंजर्व होता है। पहले भी देखिए बॉडी पे टोटल चार्ज 0 था, अभी भी बॉडी पे टोटल चार्ज क्या है? 0, ठीक है। इसको डिफिनेशन बना के लिख लेंगे कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed. It can only electron, ठीक है ना, ट्रांसफ़र फ्रॉम one body to another body to another body, ठीक है ना। समझ में आ गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, चार्ज को हम क्रिएट कर सकते हैं, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही हम चार्ज को नष्ट कर सकते हैं। इट कैन ओनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करके एक बॉडी से दूसरे बॉडी में दिखा सकते हैं कि बॉडी क्या है? चार्ज है। लेकिन ये बॉडी पूरा का पूरा क्या होती है? आइसोलेटेड सिस्टम जो होती है हमेशा कंजर्व होती है। हैंस आगे लिख लेंगे, isolated system is always कंजर्व, हमेशा क्या होती है? कंजर्व होती है। समझ में आ गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसको नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की ओर। चलिए हो गया। अगला बढ़ते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है, पहले यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर आपका 3 है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हेडिंग देंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये बोलता है कि बाय प्रोडक्शन ऑफ चार्ज में हमने पढ़ा था कि जब दो बॉडी को रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है जिससे बॉडी चार्ज होती है। बात तो सही है कि चार्ज को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फार्मूला यहाँ से मिलने वाला, चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q से। और चार्ज जो होता है दो तरह का होता है, एक प्लस भी होता है और एक माइनस भी होता है, ठीक है। और जब बॉडी कब चार्ज होती थी? ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने पढ़ा था कि जब हम दो बॉडी को रब करते हैं तो दोनों बॉडी से किसका ट्रांसफ़र होता है? इलेक्ट्रॉन का, जिससे बॉडी चार्ज होती थी। ये तो सही है कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र होने से बॉडी चार्ज होती है। अब सवाल ये उठता है कि जब हम दो बॉडी को जब आपस में रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र हो रहा होता है तो कितने इलेक्ट्रॉन जाएगा कि हम बोलेंगे कि बॉडी चार्ज हो गई? तो जब भी इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जो ट्रांसफ़र होता है वो हमेशा इंटीजर नंबर में होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? वो हमेशा किस नंबर में होना चाहिए? इंटीजर। कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 2 जा सकता है, 3 जा सकता है, 4 जा सकता है, ठीक है ना। टूट के नहीं जा सकता है, मतलब 1/2 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, दशमलव में नहीं जाना चाहिए। बस यही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्यू का मतलब हो गया चार्ज, एन का मतलब इंटीजर नंबर क्या होगा? 0 1 2 3, ठीक है ना। ई का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। और इसके वैल्यू आप जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहने का मतलब ये होता है कि जब भी बॉडी को हम लोग चार्ज करते हैं तो बॉडी जब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र होता है तो इंटीजर नंबर के फॉर्म में ट्रांसफ़र होगा, ठीक है ना। यानी द इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको लिखेंगे द इलेक्ट्रिक
charge on a system, the electric charge on a system is always integer multiple of electron, is always integer multiple of electron, is called, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। समझ में आ गया होगा। जब भी बॉडी चार्ज होती है तो हमेशा इंटीजर नंबर के मल्टीपल के फॉर्म में चार्ज होती है। बॉडी से ट्रांसफर हो रहे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन, टूट के नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। इसको नोट कीजिए, देखते हैं इस पर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है कि नहीं पूछा हुआ है। पहले इसको नोट कर लीजिए। ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में से तीनों में से एक कंफर्म है, आएगा ही आएगा। एडिटिविटी ऑफ चार्ज हो, चाहे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो, या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो। देखिए यहाँ पे देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए यहाँ पे करें विच ऑफ द वैल्यू फॉर n इज नॉट पॉसिबल। बताइए इसमें से n कौन संभव नहीं है। n मतलब आपको बताया गया था Q इक्वल टू एन ई में, फार्मूला अभी आपको लिखवाना है। इसमें n कौन संभव नहीं है। n को हमेशा इंटीजर नंबर में होना चाहिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1 हो सकता है। ये तो पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। ई बेचारा पॉसिबल नहीं है, दशमलव में नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसको देखते हैं, करा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड कैसा होता है। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स हमेशा कंजर्वेटिव होता है। अभी तो आपने समझा कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हमेशा कैसे होना चाहिए, कंजर्वेटिव होना चाहिए। नॉन कंजर्वेटिव नहीं, हमेशा कैसे होना चाहिए, कंजर्वेटिव। और इसको 2 बार एग्जाम में पूछ चुका हुआ है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना चीज़ें पढ़ा। हमने डेंसिटी ऑफ चार्ज देखा और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देखा, ठीक है ना। आपको इस टॉपिक को पूरे क्लियर कर लेना है और पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में नया टॉपिक के साथ जिसका नाम होगा कूलम्ब्स लॉ, ठीक है।